हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल के ट्विन सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच फिजिक्स के भाग थ्री लेकर आए हैं, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम उन प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें पहला आपका प्रश्न है कि प्रतिबिंब निर्माण का नियम। ठीक है, तो हम जानेंगे कि प्रतिबिंब निर्माण के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, देखिए पहला रूल नंबर फर्स्ट कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है, ये कौन सा अक्ष है? प्रधान अक्ष। जब प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, जब दर्पण से परावर्तन होती है तो कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। ये रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड है कि मुख्य फोकस के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब टकराती है और टकराकर प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो यहाँ से जो है मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें चली और दर्पण से टकराई, तो क्या हो गई? प्रधान अक्ष के समानांतर हो गई। ठीक है, अगला इसका नियम है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या, ये जो है वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं और दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है? परिवर्तन होता है उसका, और परिवर्तन होने के बाद क्या होता है? वो पुनः अपने पथ पे जो है यहाँ से टकराएगी और पुनः अपने पथ पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, जिसमें कोण आई बराबर क्या होता है? 0, और कोण आर बराबर भी 0 होता है। रूल नंबर 4 कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, ठीक है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो वहीं से परिवर्तन हो जाती है और प्रधान अक्ष की क्या होती है? सम्मित हो जाती है। ठीक है, प्रधान अक्ष के सम्मित हो जाती है। तो ये जो था प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे, जो कि हमने जाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। यहाँ पे एक प्रश्न है कि आवर्धन क्षमता क्या है? ठीक है, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो जितनी प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जितना वस्तु की ऊंचाई होती है, उन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट लिखकर उसका ये पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिएगा। देखिए, नोट में पहला है कि यदि आवर्धन जो है m का मान जो है ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि आवर्धन जो है उस आवर्धन क्षमता जो है अगर उसका मान जो है अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और यदि आवर्धन m का मान धनात्मक हो तो उसमें प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। यहीं पे है कि आवर्धन जो है वो मात्रकहीन और बीमाहीन होता है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और इसका कोई भी बीमा नहीं होता है। अब पढ़ेंगे कि विभिन्न स्थितियों में वस्तु के निर्माण, ठीक है, कि
कि कहाँ पे किस वस्तु को रखेंगे तो कब यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले है फर्स्ट नंबर में देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक और किरण आरेख क्या होंगे। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन इनफाइनाइट एज क्या चीज मुख्य बिंदु यानी कि केंद्र। ओके, तो देखिए जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण जो है ये जो है आती कहीं से, प्रकाश की किरण आती है और दर्पण के ध्रुव पर से टकराती है तो क्या होती है, प्रधान अक्ष के सम्मित हो जाती है। ठीक है, और फिर अगर प्रकाश की किरण एक और प्रकाश की किरण को छोड़ते हैं तो दर्पण से जब टकराती है, ठीक है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने रूल पढ़ा था। ठीक है, और इसके बीच में जो ये थी दिख रहा है यही क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो देखिए प्रतिबिंब स्थिति जो है मुख्य फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब जो होगा मुख्य फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर। और इसका प्रकृति कैसा होगा, कैसा दिख रहा है, वास्तविक और उल्टा दिख रहा है। और तथा वस्तु का बहुत ही बहुत बहुत छोटा, यानी कि जो ये वस्तु के अपेक्षा इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से वस्तु है। ठीक है, तो ये वस्तु जो है इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट नहीं है कि ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ से बना है, वस्तु कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये इनफाइनाइट से आ रही है, अनंत से आ रही है और इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा, इसके अपेक्षा बहुत छोटा बन रही है। तो m बराबर m लेस देन मोर लेस देन -1। ओके, ये एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे इससे रिलेटेड भी कितने बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपका दूसरा है, इसमें दूसरा अथी है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन इनफाइनाइट सी। तो देखिए इस स्थिति में जो है जब वस्तु वक्र इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेंगी, मुख्य से फोकस से गुजरेंगी। हमने इसका प्रतिबिंब बनाने का रूल नियम बताया है। ठीक है, अगर और फिर यहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो दर्पण से के ध्रुव से टकराएंगी तो प्रधान अक्ष के सम्मित हो जाएंगी। और जब जहाँ से ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो यहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा, सी और एफ के बीच होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और इसका निर्माण कैसा होगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वक्रता केंद्र और सी के और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। और इसकी प्राकृतिक जो होगी वास्तविक होगी, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, यानी कि m लेस देन -1। ओके, यानी कि जब आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक हो तो वस्तु कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टा होंगे। ये भी हमने बताया है। अब देखिए अब है कि जब तीसरा नंबर है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये जो है हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे जब वस्तु हो तब यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलेंगी, ठीक है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेंगी, एक जो गुजरेगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है,
और यहीं से एक प्रकाश की किरण चलती है। तो ये जब जो चलती है ये जाकर प्रधान अक्ष पे टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव पर टकराती है और टकराने के बाद क्या प्रधान अक्ष के सम्मित हो जाती है। ठीक है, और ये जो जहां पे ये दोनों काटती है इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इसका जो होगा वो वक्रता केंद्र पर ही होगा। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि आवर्धन जो होगा m बराबर होगा m बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 यानी कि वस्तु कैसा है, उल्टा है। यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि वस्तु कैसा है, उल्टा है। ठीक है, इसमें अगला है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तब, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट बिटवीन सी और एफ, यानी कि सेंटर और यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। देखिए, जब वस्तु जो है सी और एफ के बीच में रखे हैं तब देखिए यहाँ से जब एक प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। एक किरण प्रकाश जो है मुख्य फोकस से गुजरेगी और एक जो है जब दर्पण के ध्रुव पर टकराएगी तो वो प्रधान अक्ष के सम्मित हो जाएगी। और जब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे, यहाँ पे जो डायग्राम हमारा है वो मतलब लाइनर जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, सीधा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये जो जहाँ पे काटेंगी वहीं क्या होगा, उसका प्रतिबिंब निर्माण होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे काट रही है तो इसका प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, तो देखिए इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहाँ पे होगी, अनंत और अनंत। यहाँ पे देखिए ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसे होगी, इसकी प्राकृतिक जो होगी वो वास्तविक होगी, उल्टा होगी और वस्तु से बड़ा होगा, यानी कि m ग्रेटर देन -1। अगला है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, यानी कि मुख्य फोकस पर यानी हो तो तब क्या होगा इसकी स्थिति। तो देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, यहाँ पे हो, और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो क्या होगी, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, ये जो प्रधान अक्ष है इसके समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, इसके समानांतर हो जाएंगी। तो इस समय इसकी स्थिति कैसी होगी, इसके प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा अनंत होगा, ये कहीं पे रुकने वाला नहीं है। ठीक है, इसका पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि इनफाइनाइट पे इसका निर्माण होगा। ठीक है, और इसकी प्राकृतिक जो होगी वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा होगा, यानी कि m मोर ग्रेटर देन -1। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एज p। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा, जब वस्तु को f और p यानी कि ध्रुव के बीच में रखेंगे और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें को छोड़ेंगे तो एक जो होगा यहाँ से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो ये मुख्य फोकस से गुजरा है, फिर यहीं से एक प्रकाश की किरण जो है यहाँ से टकराएगा, दर्पण से जब टकराएगा तो दर्पण से टकराने के बाद यानी कि सी से जब चल रहा है, वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण चल रहा है तो इसके क्या बोलते हैं, दर्पण से टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में क्या होगा,
वापस इसका नियम बताए हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रतिबिंब जो बनेगी वो कैसे बनेगी, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक है। और कैसा होगा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। देखिए इसकी जो प्राकृतिक होगी काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। और इसकी आवर्धन क्षमता यानी कि m ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। जब दर्पण के आगे बनेगा तो -1 होगा और दर्पण के पीछे बनेगा तो +1 होगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए कितने बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि H का मतलब क्या होता है, H1 का मतलब क्या समझे, H2 का मतलब क्या समझे, V का मतलब क्या समझे, U का मतलब क्या समझे, ठीक है। तो हम इसमें बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, और जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप लोगों को इसे समझने में आसानी होगी, सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अगर H1 कहीं पे दिया हो तो उसका मानिएगा वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। अगर कहीं पे H2 दिया हो तो समझिएगा वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। और V से जो है उसे जो है प्रतिबिंब की दूरी सूचित करते हैं, और U से जो है वस्तु की दूरी सूचित करते हैं। F बड़ा F से जो है वो मुख्य फोकस को सूचित करते हैं, और छोटा F से जो है फोकस दूरी को सूचित करते हैं। वहीं पे R को जो है वक्रता त्रिज्या की को सूचित करते हैं। C से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं, और वहीं पे P को ध्रुव को सूचित करते हैं, और इनफाइनाइट से अनंत को सूचित करते हैं। तो आप लोग ये जो है किसको किससे सूचित करते हैं ये याद रखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है आप लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनाने जाएंगे तो आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि दूरी यानी कि C, ऐसे ही F, आप लोगों को ये सब याद रखना जरूरी है। हमने वहाँ पे फिगर के साथ जाना कि किस स्थिति में कौन सी कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वन लाइन में आइए हम समझाते हैं। जब वस्तु को इनफाइनाइट पे रखेंगे, ऐसे याद रखना है, जब पहले नंबर है कि जब वस्तु को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है। और इसका मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता क्या होगा, M मोर लेस देन -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो दर्पण के आगे सब प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए -1 होगा। अगर वस्तु को इनफाइनाइट और C के बीच, C का मतलब इसलिए इधर बताए थे, ठीक है। C का मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। और वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। और उसका प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा वो कैसा होगा, यानी कि उसका आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो M लेस देन -1। आगे है तीसरा नंबर है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उस समय उसका मैग्निफिकेशन जो होगा M जो होगा वो उसके बराबर होगा, यानी कि M बराबर -1 होगा। आगे है कि जब वस्तु को C और F यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, और उस समय उसका मैग्निफिकेशन जो होगा यानी कि M बराबर M ग्रेटर देन -1 होगा। आगे है कि जब वस्तु को F पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है इनफाइनाइट पे बनेगा, और उस समय उसका मैग्निफिकेशन जो होगा M मोर ग्रेटर देन -1 होगा। अगर F और P के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो बिहाइंड मिरर होगा, यानी कि बिहाइंड मिरर होगा, ठीक है। और उसका जो क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन जो होगा वो M ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दर्पण से पीछे बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या होगा 1 होगा।
अगर वस्तु को P पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है P पर ही बनेगा, ठीक है, ध्रुव पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, m = 1, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन कैसा है, m = 1 हो जाएगा। आइए अगर जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे रूल है, ये कौन सा दर्पण है, तो ये जो है उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। और जब प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद वो जो है दूसरी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये दूसरी ओर मुड़ गई हैं। और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे कहाँ पे, मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, ये मुख्य फोकस पे बनेगा और ये जो है इसकी प्राकृतिक जो होगी काल्पनिक होगी, सीधा होगी और वस्तु से बहुत छोटा होगी, ठीक है। तो ये तो वस्तु जो है इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट से आ रहा है और इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, F पर हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो अब मैग्निफिकेशन होगा वो m मोर लेस देन +1 होगा, ठीक है। देखिए जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब स्थिति और प्राकृतिक किरण आरेख खींचे। ये भी कई प्रकार मतलब कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, ठीक है, कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब के स्थिति प्राकृतिक और किरण आरेख खींचे, ठीक है, उसमें आरेख खींचने के लिए देता है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे बनेंगे, जब वस्तु जो है एल यानी कि जो है मान लीजिए L1 है और ये जब इस समय पर वस्तु जो प्रकाश की किरण जो चलती है तो ये जो दर्पण से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है, दूसरी ओर मुड़ जाती है और इसका जो प्रतिबिंब निर्माण होता है आइए यहाँ पे देखते हैं। इसकी प्राकृतिक प्रतिबिंब स्थिति का जो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनती है, इस दोनों के ध्रुव और F के बीच बनती है। और इसकी प्रकृति जो होती है वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो होता है m < +1। अब देखिए आइए जान लेते हैं कि समतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर। देखिए यदि आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो तो इसके बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या, यानी कि देखिए जब दो समतल दर्पण हो और उसके बीच में थीटा कोण हो पर झुके हुए हो तो इसके बीच रखी वस्तुओं को में बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो है एक सूत्र का उपयोग किया जाता है जिसमें संख्या n बराबर n को किससे डिनोट कर रहे हैं, संख्या को किससे डिनोट कर रहा है, n से। तो n बराबर 360/θ -1 अगर सम हो, ठीक है, तो 360 में से -1 घटा लेंगे, अगर विषम हो तो नहीं घटाएंगे। देखिए जैसे मैं एक प्रश्न आप लोगों को इससे रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इस यहाँ से आता है, ठीक है, कि बोलता है कि यहाँ से संख्या निकालें। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, दो समतल दर्पण यानी कि 45 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा का मान कितना है 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों, उनके बीच रखी वस्तु के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, और क्या बोल रहा है संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो n बराबर क्या होता है सूत्र 360 बटा
360/θ-1। यहाँ पे 360 रख दिए, थीटा का मान 45 रख दिए। इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। और देखिए ये जो है सम आ रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर विषम आता, 7 आता, तो इसको नहीं घटाते। तो ये कैसा आ रहा है, सम आ रहा है, तो इसमें से एक घटा लेंगे। तो जब एक घटाएंगे तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए अगर विषम हो तो विषम के लिए सूत्र होता है n बराबर 360/θ, ठीक है। जब विषम हो तो इसमें -1 नहीं लगाते हैं, ठीक है, विषम हो तो, ठीक है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि विषम है कि सम है, ठीक है। तो उस समय यही सूत्र लगाइए, ठीक है, इतना ही सूत्र लगाइए। अगर थीटा का मान दिया है, अगर सम आता है तो घटा लीजिए, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। चलिए एक और प्रश्न को यहीं पे इसी से रिलेटेड बनवाते हैं कि दो समतल दर्पण यदि 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों तो इसके बीच रखी वस्तु के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की संख्या बताएं। तो देखिए थीटा बराबर कितना दिया है, 60 दिया है, और यहाँ पे संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो n बराबर 360/θ, तो 360 में 60 से भाग दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 के 36, 6 बार में 36 कट जाएगा। तो ये सम आ रहा है, ठीक है। तो ये सम आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, सम में से एक घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। आइए एक और इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि दो समतल दर्पण के बीच में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, थीटा का मान 90 डिग्री दे दिया। तो जब 90 डिग्री हो गया तो इसके में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो देखिए n बराबर जो है आप 360/90 रखिए, और 90 को थीटा का जगह पर 90 रखिए, और 0 से 0 एक काट दीजिए, और 9 जो है 36 जो है 9 जो है 36 जो है 9 से 4 बार में कटना, चौके 36। तो ये जो है सम आ रहा है। तो 4 में से -1 कर लीजिए, तो जब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3। तो यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो रही है, 3 आ रही है। आंसर जो है 3 आ रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न आप सभी के बीच जो है बहुत सारे प्रश्न आप लोग को दे देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम दो समतल दर्पणों के बीच, आपका पहला प्रश्न है कितना, 120, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कि 120 के कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच रखी वस्तुओं की संख्या द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका पहला प्रश्न है थीटा का मान कितना है, 120 है, लिखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। फिर हम रखते हैं 145, फिर रखते हैं 180। सिर्फ थीटा का मान जो जहाँ 60 दिख रहा है यहाँ पे 180 रखिएगा, 145 रखिएगा, 120 रखिएगा, और उसके बाद इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर एक प्रश्न है कितना, 360, जल्दी से बनाइए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इससे रिलेटेड एक और यहाँ पे प्रश्न है जो कि देखिए जो दो समतल दर्पण आमने सामने खड़ा है, ठीक है, आमने सामने खड़ा है, और इसके बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा, ठीक है, वो प्रतिबिंब जो होगा, इनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। देखिए जब दो आमने सामने की दर्पण होंगी ना, तो उस समय जो होगी इनकी प्रतिबिंबें जो होंगी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। आप दो सामने आप जब नाई के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि 2 दर्पण होंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि आप जब बीच में खड़े होंगे तो आपके जो प्रतिबिंबें होंगी वो इनफाइनाइट बन रही होंगी, ठीक है। उसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो रही है। तो इसकी आंसर जो होगी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये महत्वपूर्ण सेशन खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें।
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को, इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।